हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डावर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसको डिस्कस करें, आप अपने साथ नोटबुक रखें ताकि जो भी नोट्स और कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करें हम उसको राइट डाउन कर सकें। तो फ्रेंड, जहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ डावर की बात है, हस्बैंड मे सेटल एनी अमाउंट ही लाइक्स बाय वे ऑफ डावर अपॉन हिज वाइफ, दो इट मे लीव नथिंग टू हिज हेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ the amount, but he cannot in any case settle less than 10 dirham according to Hanafi law and 3 dirham according to Maliki law. Shia law does not fix any minimum amount of डावर है। देखो, जहाँ तक डावर की बात है तो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डावर का कोई भी किसी भी अमाउंट का सेटल कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने जो भी हेयर है उसके उनके लिए कुछ भी ना छोड़े, ठीक है। और सारा जो डावर या डावर की फॉर्म में प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दें। जहाँ तक मिनिमम की बात है तो हनाफी स्कूल के अंतर्गत जो मिनिमम अमाउंट है वो ये कहता है कि 10 दिरहम है। वे 10 दिरहम से कम जो है नहीं होना चाहिए हनाफी स्कूल में। जहाँ तक मलिकी स्कूल में वो 3 दिरहम की बात करता है। लेकिन सिया स्कूल फ्रेंड्स इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट के फिक्स करने की बात नहीं करता। सिया स्कूल है, ठीक है। फॉर दोज मुस्लिम हस्बैंड हु आर वेरी पुअर, जो बहुत ही पुअर है और जो 10 दिरहम को भी नहीं दे सकते अपनी वाइफ को, तो प्रॉफिट साहब ये कहते हैं कि हैज़ डायरेक्टेड दैट टीच देम कुरान टू वाइफ इन ल्यू ऑफ डावर। वो ये कहते प्रॉफिट साहब कि वो अपनी वाइफ को कुरान की टीचिंग करे डावर के बदले में। एट प्रेजेंट देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डावर। इसमें अब मैक्सिमम अमाउंट डावर का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम जो अमाउंट है वो एक तरह के ऑब्सोलीट हो गए हैं, उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं रहा है, क्योंकि 10 दिरहम की एट प्रेजेंट यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। ये हम सुन्नी स्कूल की बात कर रहे हैं। सिया स्कूल में तो मिनिमम अमाउंट पहले भी नहीं था और मैक्सिमम अमाउंट की इसमें कोई भी जो है लिमिट नहीं है। जहाँ तक स्पेस, देखो फ्रेंड्स, डावर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्पेसिफाइड डावर होते हैं और दूसरा होता है प्रॉपर डावर। स्पेसिफाइड डावर का मतलब ये होता है जिसमें जो डावर की अमाउंट है वो फिक्स कर लिया जाता है, तो वो तो स्पेसिफाइड डावर है। जहाँ फिक्स ना हो तो वो प्रॉपर डावर है। जो स्पेसिफाइड डावर है वो स्पेसिफाइड डावर दो तरह का होता है। प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं जिसको हम मुअज्जल महर भी कहते हैं, और दूसरा होता है डेफर डावर जिसको मुअज्जल महर भी कहते हैं। अब जहाँ तक प्रॉम्प्ट डावर की बात है, ये जो प्रॉम्प्ट डावर है ये पेबल होता है इमीडिएटली आफ्टर मैरिज ऑन डिमांड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमीर अली, ए वाइफ कैन रिफ्यूज़ इंटर इनटू कॉन्जुगल डोमिसाइल्स। देखो, ये कहता है कि जो प्रॉम्प्ट डावर है वो तो इमीडिएटली पेबल होता है, मैरिज ऑन डिमांड। जैसे ही मैरिज हुई उसके बाद अगर वाइफ डिमांड करती है उस प्रॉम्प्ट डावर की, तो वो प्रॉम्प्ट डावर इमीडिएटली जो है पेबल होगा। अमीर अली के अनुसार ये कहता है कि वाइफ अगर प्रॉम्प्ट डावर को रिफ्यूज़ किया जाता है, अगर वाइफ ने जो है डिमांड करी और अगर वाइफ को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो वो कॉन्जुगल जो कोहैबिटेशन से या कॉन्जुगल रिलेशनशिप से वो अपनी हस्बैंड को रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके प्रॉम्प्ट डावर के पॉइंट को हम डिस्कस करें या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम डिस्कस करें, तो एक तो प्रॉम्प्ट डावर जो है पेमेंट ऑन डिमांड होता है। देखो, प्रॉम्प्ट डावर जो हमने अर्लियर भी डिस्कस किया कि प्रॉम्प्ट डावर इज पेएबल इमीडिएटली ऑन द मैरिज के समय में के बाद अगर कोई डिमांड की जाती है तो उस डिमांड्स को जो है पर ये पेबल होगा अनलेस डिले इज स्टिपुलेटेड फॉर और एग्रीड। ये कहता है कि जो प्रॉम्प्ट डावर है इज पेबल इमीडिएटली ऑन मैरिज
taking place and it must be paid on demand under delay is stipulated for or agree है, ठीक है। इट कैन बी रियलाइज एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द मैरिज, द वाइफ में रिफ्यूज़ हर सेल्फ टू हर हस्बैंड अनटिल द प्रॉम्प्ट डावर इज पेड। ये कहता है इट कैन बी रियलाइज एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द मैरिज, कभी भी होते हैं। द वाइफ में रिफ्यूज हर सेल्फ टू हर हस्बैंड अनटिल द प्रॉम्प्ट डावर इज पेड। ये कहता है जब तक वाइफ को प्रॉम्प्ट डावर पे ना हो तो तब तक जो है वाइफ उसमें उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। ये कहता है कि इफ़ द वाइफ इज़ माइनर हर गार्जियन में रिफ्यूज़ टू अलाउ हर टू बी सेंट टू द husband's house till the payment of prompt dower. In such circumstances, the husband is bound to maintain the wife although she is residing apart from him. ये कहता है कि जहाँ पर अगर मान लीजिए वाइफ अगर माइनर है तो उसके जो गार्जियन है उसको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि वो हस्बैंड के पास जाने से, ठीक है, टिल जब तक कि प्रॉम्प्ट डावर की पेमेंट को ना हो जाए। इन सच सर्कमस्टांसेज हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ऑल्दो शी इज रिजाइडिंग अपार्ट फ्रॉम हिम। देखो फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉम्प्ट डावर की बात करें तो प्रॉम्प्ट डावर पहली बात डिमांड पर पेबल होता है, डिमांड पर, ठीक है। अगर मान लीजिए वो पे नहीं कर किया तो वाइफ जो है रिफ्यूज़ कर सकती है कोहैबिटेशंस के लिए। अगर वाइफ माइनर है तो उसके जो गार्जियन हैं वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं हस्बैंड को। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो वाइफ इस कारण से अपने हस्बैंड से अलग रही है कि उसको प्रॉम्प्ट डावर को पे नहीं किया है तो भी हस्बैंड उसकी मेंटेन करने के लिए बाउंड होगा। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। नंबर सेकंड है, ये कहता है कि रिकवरी ऑफ प्रॉम्प्ट डावर आफ्टर कंज्यूमेशन। प्रॉम्प्ट डावर डज नॉट बिकम डेफर्ड डावर इवन आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। ये कहता है कि जो प्रॉम्प्ट डावर है वो डेफर्ड डावर नहीं होगा इवन आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। यदि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बाद भी अगर हो जाता है, मैरिज अगर कंजुमेट हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो भी प्रॉम्प्ट डावर ये कहता है कि डेफर्ड डावर में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रॉम्प्ट डावर डज नॉट बिकम डेफर्ड डावर इवन आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। एंड वाइफ हैज़ एब्सोल्यूट राइट टू sue फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉम्प्ट डावर इवन आफ्टर कंज्यूमेशन। देखो फ्रेंड्स, यदि हस्बैंड और वाइफ की मैरिज अगर कंजुमेटेड हो जाती है तो भी प्रॉम्प्ट डावर डेफर्ड डावर में कन्वर्ट नहीं होगा। वाइफ जो है अपने प्रॉम्प्ट डावर को रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकती है। आफ्टर कंज्यूमेशन शी कैन नॉट रिफ्यूज़ द कंजुगल राइट ऑफ हस्बैंड इफ़ द प्रॉम्प्ट डावर हैज़ नॉट पेड टू हिम। ये कहता है कि अगर कंज्यूमेशन हो जाता है तो वाइफ अपने हस्बैंड को कंजुगल राइट के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। वो इस ग्राउंड पर नहीं कर सकते कि उसके प्रॉम्प्ट डावर उसको पे नहीं हुआ है, उसको कंजुगल ऑब्लिगेशन तो पूरे करने पड़ेंगे। द कोर्ट में पास्ट कंडीशनल डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इफ़ मैरिज इज कंजुमेटेड। तो वहाँ पर कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो है डिक्री, कंडीशनल डिक्री पारित कर सकता है अगर मैरिज कंजुमेटेड हो गई है तो। और अगर मैरिज कंजुमेटेड नहीं हुई है तो वाइफ स्ट्रेट वे अपने हस्बैंड को रिफ्यूज कर सकती है और प्रॉम्प्ट डावर के लिए जब तक उसको पे नहीं किया जाता है तो वो अलग रह सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कंजुमेशन हो गई है तो उसको उसके साथ उसको कोहैबिटेशन तो रहना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कोहैबिटेशंस। और अगर उसके बाद भी वो अलग रहती है तो कोर्ट जो है उसके लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को पारित कर सकता है और ऐसी डिक्री कंडीशनल होगी सब्जेक्ट टू द पेमेंट्स ऑफ डावर, प्रॉम्प्ट डावर, ठीक है।
Enforcement of conjugal right after payment. It is only the payment of prompt dower that husbands becomes entitled to enforce the conjugal right unless marriage already consummated. The right of restitution arise only after the dower has been paid. देखो फ्रेंड्स, जहाँ ये कहता है कि पेमेंट अगर प्रॉम्प्ट डावर की नहीं हुई है और उसके बाद वाइफ अगर डिमांड करती है तो हस्बैंड जो है वो अगर पेमेंट कर देता है तो वो कॉन्जुगल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। यदि ऑलरेडी अगर कंज्यूमेशन हो गया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ तो कंडीशनल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की जो है डिक्री पारित करवा सकता है। द राइट ऑफ कंजुगेशन रेस्टिट्यूशन राइज ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डावर हैज बीन पेड। जब तक कि रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट जो है जब तक नहीं हो गया जब तक कि डावर को पेमेंट ना कर दी गई हो। ठीक है। Period of limitation for prompt dower. As the prompt dower is payable on demand, limitation begins to run on demand and refuse from which limitation is 3 years. If during continuation of marriage the wife does not make any demands, देखो ये कहता है कि जो prompt dower फेबल तो डिमांड पर होता है जिसमें लिमिटेशन बिगेंस टू रन ऑन डिमांड, डिमांड पर रन होगी लिमिटेशन। अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो लिमिटेशन ये कहता है कि 3 ईयर्स होगी। अगर ये कहता है कि इफ़ ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ मैरिज वाइफ डज नॉट मेक एनी डिमांड द लिमिटेशन बिगेंस ऑफ रन ओनली फ्रॉम द डेथ ऑफ मैरिज बाई from the date of dissolution of marriage by death or divorce। यदि ये कहता है कि मैरिज की कंटिन्यूशन में अगर वाइफ कोई भी डिमांड नहीं करती है तो अगर लिमिटेशन जब स्टार्ट होगी उसकी जब वो मैरिज डिजोल्व हो जाए या तो डेथ से डाइवोर्स से। ठीक है। और वैसे अगर देखी जाए तो 3 ईयर्स है। देखो फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है। और 500 रुपये उन्होंने मेहर की राशि को फिक्स कर दिया है। बी ने मान लीजिए उसको मैरिज वो उन दोनों के बीच थी तो उसको अगर उसने डिमांड कर लिया मैरिज को ये अपने डावर को, तो जिस दिन से डिमांड करी है और उस दिन से और उसको रिफ्यूज कर दिया है हस्बैंड ने तो उस दिन से लिमिटेशन 3 ईयर्स की होगी। ये हमें समझना है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कहता है कि अगर मैरिज कंटिन्यूएशन है ए और बी की और पूरी मैरिज के दौरान उसने डिमांड ही नहीं करी तो जिस दिन इनकी मैरिज डिजोल्व होगी डेथ से या डाइवोर्स से तो वहाँ हस्बैंड के उस दिन से 3 ईयर्स का लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये है इसमें कॉन्सेप्ट। रहना खातून के केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट द प्रपोजिशन of prompt dower is regulated by custom and in absence of custom the total amount of dower is to be settled on the basis of status of parties। देखो ये कहता है कि जो prompt डावर को रेगुलेशंस है prompt डावर की वो कहता है कि कस्टम्स के बेस पर होती है। यदि कस्टम ना हो, ठीक है, तो ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ पार्टीज़ जो है ये सेटल होता है। जहाँ तक सिया स्कूल में है तो सिया स्कूल में फ्रेंड्स एक चीज़ देखने वाली बात है। अंडर इतना असारिया सिया स्कूल इफ़ द कबिननामा फिक्सेस द टोटल अमाउंट डावर बट डज नॉट स्पेसिफाई एज टू व्हाट पोर्शन ऑफ इट विल प्रॉम्प्ट एंड व्हाट इज द डेफर्ड द होल डावर इज रिगार्डेड एज प्रॉम्प्ट।
इन मद्रास प्रेसिडेंसी अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड द इंटायर अमाउंट इज प्रॉम्प्ट नो मैटर द पार्टीज आर शियाज और सुन्नी। देखो सिया स्कूल में एक चीज़ ये हमें डिस्कस करने वाली बात है, वो कहते हैं कि सिया स्कूल में अगर मान लीजिए जो इतना सारिया स्कूल है, सब स्कूल है सिया स्कूल का, उसमें ये कहता है कि अगर कबीरनामा में कोई अमाउंट फिक्स कर दिया डावर का, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन कितना पोर्शन उसमें प्रॉम्प्ट होगा और कितना डेफर्ड होगा, तो ये कहता है कि द होल अमाउंट ऑफ डावर इज रिगार्डेड एज प्रॉम्प्ट डावर। तो सारे जो डावर को प्रॉम्प्ट डावर कहेंगे। इन द मद्रास प्रेसिडेंसी अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड द इंटायर डावर इज प्रॉम्प्ट नो मैटर द पार्टीज आर शियाज और सुन्नी। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये कहते हैं कि जो स्टिपुलेशन इंटायर जो डावर है वो प्रॉम्प्ट होता है, नो मैटर जो पार्टी शिया है या सुन्नी है। अब फ्रेंड्स प्रॉपर डावर की बात कर लेते हैं। When the amount of dower is not fixed in the marriage contract, or even if marriage has been contracted on the condition that she should not claim any dower, the wife is entitled to proper dower. Proper dower is to determine by taking in consideration the amount. देखो फ्रेंड्स प्रॉपर डावर क्या है, जहाँ मान लीजिए कोई अमाउंट जो है डावर का मैरिज के समय में या मैरिज के बाद में कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है, तो वाइफ जो है प्रॉपर डावर के लिए इंटाइटल होगी, प्रॉपर डावर के लिए। ठीक है, प्रॉपर डावर इज टू बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस द amount of dower settled upon other female members, ठीक है, of the father's family such as her father's sisters। ये कहता है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर डावर वो डावर होता है जो फिक्स नहीं होता, ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई डावर ही सेटल नहीं हुआ, तो उनको वाइफ जो है प्रॉपर डावर के लिए इंटाइटल होती है। ठीक है, वो प्रॉपर डावर सेटल होगा जो भी उसकी फीमेल मेंबर है फादर्स फैमिली के में, उस जैसे फादर की सिस्टर वगैरह का उनका कोई डावर फिक्स किया गया हो, तो उसके बेस पे प्रॉपर डावर का जो है सेटलमेंट होता है। और उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर डावर के लिए द प्रॉपर डावर जो मेहर ए मिसल कहते हैं, इज रेगुलेटेड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ, जिसकी एज है, ब्यूटी है, फॉर्चून है, अंडरस्टैंडिंग है, वर्चू है। देखो वाइफ के जो पर्सनल जो है क्वालिफिकेशन है, उसके पर्सनल उसके ट्रेड्स है, पर्सनल उसकी एज क्या है, उसकी क्या ब्यूटीफुल है या नहीं है, उसके अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी समझदार है, कितने क्या क्या गुण हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। दूसरा सोशल पोजीशन ऑफ हर और ऑफ हर फादर्स फैमिली, उसके जो फादर हैं उसकी फैमिली की क्या उसमें सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, क्या उनकी पोजीशन है, उसके बेस पे भी उसका डिटर्मिनेशन होता है। डावर गिवन टू हर फीमेल पैटर्नल रिलेशनशिप, जो फीमेल पैटर्नल रिलेशंस के द्वारा कोई जो डावर दिया गया है उनको, फीमेल पैटर्नल रिलेशंस को, तो उनको कितना डावर उसके बेस पे भी डिटरमाइन हो सकता है। तीसरा इकोनॉमी डी है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या सरकमस्टांसेस ऑफ टाइम है। तो फ्रेंड्स हम डिटर्मिनेशन के लिए बता दें, एक तो पर्सनल क्वालिफिकेशन, वाइफ की क्या पर्सनल क्वालिफिकेशन है, उसकी एज, ब्यूटी, फॉर्चून, अंडरस्टैंडिंग, वर्चू क्या क्या है, उसके बेस पे। बी कहता है कि सोशल पोजीशन ऑफ हर फादर्स फैमिली, उसके फादर्स फैमिली की क्या सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, क्या पोजीशन है। एक डावर गिवन टू हर फीमेल रिलेशनशिप्स, फीमेल पैटर्नल रिलेशंस, क्या डावर वगैरह दिया गया है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हस्बैंड्स की, उस पर भी डिपेंड करेगा। सरकमस्टांसेस ऑफ टाइम, उनके
क्या सर्कमस्टांसेस, टाइम की क्या सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, उस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मैक्सिमम लिमिट की है प्रॉपर डावर की, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है सुन्नी लॉ में, लेकिन शिया लॉ में ये कहता है कि मैक्सिमम लिमिट, सुन्नी लॉ में तो कोई नहीं है, लेकिन शिया लॉ में मैक्सिमम लिमिट प्रॉपर डावर की 500 दिरहम है। वो इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो डॉटर थी फातिमा, उसका मेहर की राशि 500 दिरहम किए गए थे, क्योंकि इसलिए 500 दिरहम मैक्सिमम प्रॉपर डावर हो सकता है, ठीक है। इट इज देयर फॉर कंसिडर नॉट टू stipulate for a sum higher than sum of dower fixed by prophet for his daughter फातिमा। इसलिए ये है कि भाई फातिमा को अगर 500 दिरहम दिया गया था, तो उसको एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट प्रॉफिट साहब को देने के लिए कि भाई 500 से ज़्यादा प्रॉपर डावर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हमने प्रॉम्प्ट डावर, डेफर्ड डावर्स, जिसको हम स्पेसिफाइड डावर्स कहते हैं, उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो अनस्पेसिफाइड डावर, जिसको हम प्रॉपर डावर, उसको डिस्कस किया। अब डावर का जो चैप्टर है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको करेंगे। तो फ्रेंड, आई होप दैट यू आर एन्जॉइंग माई लेक्चर्स ऑन द मुस्लिम सीरीज। इफ़ यू आर एन्जॉइंग, प्लीज़ like, subscribe and press the bell icon so that you will get the notification to time. If you have any query or suggestions, please give your query or suggestion in the comment section. I will try my best to give the answers. Thank you.